हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन एक राइजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो देखते हैं किस किस तरह के पॉल्यूशंस हैं और उनको कंट्रोल कैसे करना है। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, अगर आप न्यूज़ सुनते हो, तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ आप एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल सुन रहे होंगे एंड दैट इज पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन एक सीरियस थ्रेट बन चुका है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। पॉल्यूशन होता है हमारी इन रीसेंट डेवलपमेंट्स के कारण हो रहा है, जैसे हमारे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट्स हैं, हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, हमारे घरों में काफ़ी एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं। तो इन सभी एडवांसमेंट्स के चलते एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हम सबके सामने आकर खड़ी हो गई है एंड दैट इज पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन एक मेजर थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहा है और हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को खराब कर रहा है। तो इसी पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आते हैं, जिसमें से कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स में आज आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहली है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन किल्स 30,000 इन कैपिटल एवरी ईयर। तो मतलब 30,000 लोगों को हर साल एयर पॉल्यूशन कैपिटल सिटी में मार देता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन मतलब एक ऐसा पॉल्यूशन जो हमारी हवा में है। अब हवा कितनी इंपॉर्टेंट है? हवा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हवा के हम तो जी ही नहीं सकते, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो अगर आप दिल्ली में विंटर्स वाला टाइम देखो, तो विंटर्स वाले टाइम पर ना ये जो एयर पॉल्यूशन का जो मुद्दा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है कि हमारी कैपिटल सिटी एक तरह से गैस चेम्बर बन जाती है। ठीक है, एक और देखते हैं। सो किल्ड बाय प्लास्टिक 80 बैग्स इन व्हेल स्टमक। बैग्स, 80 बैग्स। तो ये जो व्हेल है ना, ये कैसे मरी है? ये बिना खाने के या फिर से एज की वजह से नहीं। सो द रीज़न इज़ कि जब हमारे पास डंपिंग के लिए, अपने वेस्ट को डंप करने के लिए ज़मीन पर जगह नहीं मिल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको पानी में डाल रहे हैं। नाउ अननोइंगली दीज एक्वेटिक एनिमल्स, दे आर इनगल्फिंग दैट वेस्ट। तो उससे क्या हो रहा है? सो इट इज़ थ्रेटनिंग देयर लाइफ। वो उनकी लाइफ ही ले रहा है, राइट? तो हम अपनी ज़मीन को साफ सुथरा रखने के लिए हम उनके घर में जाके कूड़ा फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है कि दो नेबर्स हैं, तो एक नेबर के घर में कूड़ा ज़्यादा हो गया तो उसने दूसरे के घर में आके फेंक दिया। तो उससे क्या होगा? जो वो नेबर है जिसके घर में कूड़ा फेंका है, उसका घर भी तो खराब होगा, उसका घर गंदा होगा। फिर हो सकता है कि वो चीज़ें इतनी खराब हों कि किसी ना किसी की जान ले लें। सो वी आर डूइंग द सेम थिंग्स, राइट? द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक पॉल्यूशन इज नाउ अ बिग थ्रेट टू लाइफ। नॉट ओनली us, not only the land animals but also the aquatic animals। तो इस तरह पॉल्यूशन से डील करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर, क्योंकि ये सबको, हमें, प्लांट्स को, एक्वाटिक एनिमल्स को, सबकी लाइफ के ऊपर, सबकी हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। तो इससे पहले कि हम पॉल्यूशन को स्टार्ट करें कि पॉल्यूशन होता क्या है, तो जो पॉल्यूशन है ना, वो होता है वेस्ट के कारण। तो पॉल्यूशन वेस्ट के कारण होता है। वेस्ट क्या होता है? अगर आप कभी भी एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे वो हमारे फॉरेन की वादियां दिखाते हैं एकदम साफ सुथरी, बहुत ही सुंदर, वैसा नहीं है हमारे इंडिया का सीन।
कैसा सीन है? कुछ ऐसा सीन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ये जो सीन है ना, ये काफ़ी कॉमन है हमारी कंट्री में। तो ये क्या है? ये वेस्ट है। वेस्ट क्या है? मतलब कुछ ऐसी अनडिज़ायरेबल, अनवांटेड चीज़ें जो आपको भी अपने घर में नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए और किसी और को भी नहीं चाहिए। सो दैट इज़ वेस्ट। सो एनी अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल मटीरियल और अ सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज, commercial mining, agricultural operations and from community activities। जैसे कि प्लास्टिक की बोतल है, मान लो आपको माज़ा पीने का बड़ा मन था, आप माज़ा लेकर आए, अब आपने माज़ा तो पी लिया लेकिन अब बोतल रह गई। बोतल का क्या करोगे? सीधा डस्टबिन में फेंक दोगे, बिकॉज दैट इज अनडिजायरेबल, दैट इज अनवांटेड, आपको उसका कोई काम है नहीं। सो दैट इज अ वेस्ट, उसे हम वेस्ट बुलाते हैं, राइट। सो दिस इज द वेस्ट। अब ये जो वेस्ट है ना, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा वेस्ट बढ़ रहा है, और वैसे वैसे हमारा वेस्ट जो है वो अनमैनेजेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना सारा वेस्ट हो गया है कि अब उसको मैनेज करना, कहाँ डंप करेंगे, क्या करेंगे, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। Then unhygienic atmosphere leads to health and environmental problems। तो अब क्या होता है कि अब हमारे आसपास अगर सोचो ऐसे कूड़ा पड़ा रहेगा, आप अपने घर से बाहर निकलो और घर के बाहर ऐसे कूड़ा पड़ा हो, तो आपके लिए वो एनवायरनमेंट कितना अनहाइजीनिक हो जाएगा, कितना टॉक्सिक हो जाएगा। और ये जो वेस्ट है ना, इससे काफ़ी हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं, ये स्मेल भी बहुत, आसपास स्मेल भी बहुत गंदी हो जाती है। तो ऑल टुगेदर जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, वो टॉक्सिक हो जाती हैं, अनहाइजेनिक हो जाती हैं। देन वेस्ट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज, रैट्स एंड इंसेक्ट्स। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत सारा वेस्ट पड़ा होता है ना, वहाँ बहुत सारे मक्खियाँ, मच्छर, चूहे, इंसेक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और सम ऑफ देम आर द वेक्टर्स टू डिजीजेस। जैसे मस्कीटो है, अगर मस्कीटो ने आपको काट लिया तो आपको मलेरिया, डेंगू कुछ भी हो सकता है, राइट। सो दीज आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दीज इंसेक्ट्स, फ्लाइज, रैट्स, और इससे आपको बहुत ज़्यादा डिजीजेस होने का खतरा है। द नेक्स्ट इज रेन वाटर रन ऑफ दीज एरियाज एंड कंटामिनेट द एनवायरनमेंट। अब हो सकता है कि ये जो वेस्ट है ना, ये किसी वाटर बॉडी के आसपास हो। अब क्या होगा? अब जब बहुत तेज़ बारिश आएगी ना, तो इस बारिश से यहाँ भी पानी गिरेगा, वो यहीं थोड़ी ना खड़ा रहेगा। हो सकता है खड़ा रहे तो आपको डेंगू, मलेरिया, हम सबको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो पानी है ये कुछ जाएगा और जाके हमारी वाटर बॉडीज में मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा साफ पानी था, जिसे शायद हम अपने घरों के लिए यूज कर रहे थे या किसी भी तरह से हम यूज कर रहे थे, अब वो कंटामिनेट हो जाएगा। तो कंटामिनेट हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो ये जो हमारे आसपास ओपन डम्प्स और हीप्स है ना, ये बहुत ही कॉमन साइट्स बन चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वेस्ट अब मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब वेस्ट जो है ना, ये बेसिकली दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो ऐसा वेस्ट जिसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर दे, राइट। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जिसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पाता है। सो द सब्सटेंसेस विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू हार्मलेस एंड नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आएंगे, इस वेस्ट के ऊपर एक्ट करेंगे और इसको किसी हार्मलेस या नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर होता है जो हमारा किचन का वेस्ट होता है, जैसे आपने वेजिटेबल पील्स हैं या फिर फ्रूट पील्स हैं, तो वो सारे आपने इकट्ठे किए, एक जगह पर डंप कर दिए। अब क्या होगा? धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे एक्ट करेंगे और उनको हमारे मेन्योर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो नॉन टॉक्सिक है, और अब वो यूज़ कर सकते हैं हमारे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए,
ठीक है, बिकॉज दोज पील्स एंड वेजिटेबल पील्स एंड फ्रूट पील्स दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जिनसे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. सो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. द सेकेंड कम्स इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब ऐसा वेस्ट, ऐसे सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें आती हैं. इसमें आते हैं सबसे पहले प्लास्टिक्स, देन हमारा ई वेस्ट. ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. अब हमारे पास एक नोकिया 1100, नोकिया 1100 बोलते थे बहुत पहले हमारे टाइम पर. सो नोकिया 1100 पड़ा है. अब आज उस कीपैड वाले फ़ोन का क्या काम है, जब इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स इतने कम प्राइजेस पे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पुराने फ़ोन को फेंक देते हैं. सो दैट एड्स टू ई वेस्ट. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है. तो यहाँ पर वैसे ही बहुत सारे प्लास्टिक, मेटल के कैंस, प्लास्टिक के स्पून्स, प्लास्टिक के स्ट्रॉज, सो ऑल ऑफ देम. आप जब भी एक जूस पीते हो ना, तो अगर हो सके तो उस जूस को आप जब पी रहे हो, फ्रेश जूस बनवा रहे हो, तो उस पर या तो पेपर वाली स्ट्रॉ यूज़ करो, एंड आई वुड सजेस्ट कि स्ट्रॉ यूज़ ही मत करो, डायरेक्टली ग्लास से जूस पियो, बिकॉज दैट रिड्यूसेस आवर वेस्ट. तो अगर आप प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हो तो भी वेस्ट बन रहा है. अगर आप पेपर की कर रहे हो तो हो सकता है कि प्लास्टिक वाला नहीं बन रहा है, लेकिन स्टिल वी आर जनरेटिंग वेस्ट. ठीक है, रीयूजेबल ग्लासेस यूज़ करो. सो दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट. तो कितने तरह के वेस्ट हुए, जल्दी से बताओ. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट. तो ऐसे वेस्ट जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर दे इनटू नॉन टॉक्सिक हार्मलेस सब्सटेंसेस, सो दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड ना कर पाए वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पॉल्यूशन, जो कि हमारा चैप्टर है. तो पॉल्यूशन क्या है, हमने वेस्ट के बारे में पढ़ लिया. तो मतलब कुछ ऐसी पॉल्यूशन ना, कुछ ऐसी अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं जो हमारे हवा में, हमारे पानी में, हमारे सॉइल में या हमारे अर्थ के ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी हवा की, पानी की और लैंड की क्वालिटी खराब हो जाती है, राइट. सो एडिशन ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट टू एयर, water and land which deteriorates the natural quality of the environment, जो हमारे environment की natural quality को degrade करता है, so that is pollution. तो उसे हम बुलाते हैं pollution, राइट. अब यहाँ पर ये जो पॉल्यूशन है, हमने यहाँ पर की है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हवा में, पानी में या लैंड में ऐड हो रहे हैं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, सो वी कॉल देम एज पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, तो हम उन्हें बुलाते हैं पॉल्यूटेंट्स. तो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स. जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स हैं आज हवा में, ठीक है. सो दोज डस्ट पार्टिकल्स दे आर द पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि वो हमारी हवा में को पॉल्यूट कर रहे हैं. वो हमारी हवा का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन अब वो हमारी हवा में ऐड हो गए हैं, सो दे आर द पॉल्यूटेंट्स. बात समझ आ गई कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे हवा, पानी या लैंड में ऐड हो जाती है और उनकी क्वालिटी को डिग्रेड करती है, सो दैट इज अ पॉल्यूशन. और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इन्हें हम क्या बुलाते हैं, पॉल्यूटेंट्स, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस की तरफ. सो सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन, देन वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन. तो इस सेशन में हम पहले 3 पॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट एयर पॉल्यूशन, उसके सोर्सेज, कॉजेज और फिर रेमेडीज, राइट. देन वाटर पॉल्यूशन एंड देन सॉइल पॉल्यूशन. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन एंड दैट इज एयर पॉल्यूशन. तो हमने बोला कि पॉल्यूशन क्या है. पॉल्यूशन है कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ऐड हो जाना जिससे हमारी एयर की क्वालिटी खराब हो जाए, राइट. सो द डिग्रेडेशन ऑफ एयर क्वालिटी, which harmfully affects the living organism as well as certain objects. तो मतलब हमारी एयर में
कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं जिससे कि हमारी एयर की क्वालिटी अब खराब होने लग गई है, राइट। और वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी, बाकी एनिमल्स के लिए भी, और हमारे आसपास कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए भी, right? So the types of air pollution, so basically there are two types of air pollution. The one is the gaseous pollution and the particulate pollution. Gaseous मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैं गैसेस, बहुत सारी गैसेस जो हैं वो हमारे एयर में ऐड हो चुकी हैं, सो दैट इज अ गैसियस पॉल्यूशन। देन पार्टिकुलेट पॉल्यूशन मतलब कुछ पार्टिकल्स हमारे हवा में, हमारी एयर में ऐड हो चुके हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस पॉल्यूशन, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक चिमनी से बहुत सारा धुआं निकल रहा है और वो हमारी आसपास की हवा में ऐड हो जा रहा है। सो दिस इज गैसियस पॉल्यूशन। वैसे ही पार्टिकुलेट पॉल्यूशन मतलब कुछ ऐसा पॉल्यूशन जहां पर पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं हवा में। जैसे ये एक माइनिंग साइट है, ये वाली जो है ना, ये एक माइनिंग साइट है, और जब यहाँ पर माइनिंग हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा निकलेगी। अब ये डस्ट पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, ये डस्ट पार्टिकल्स हवा में रहेंगे, तो इसके साथ ये हमारी हवा की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही हैं। वैसे ही ये एक ड्रिलिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी तरह की ड्रिलिंग करते हैं, स्टोन्स की ड्रिलिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप ड्रिल करते हो ना, अगर आप घर में एक नेल लगाने के लिए भी ड्रिल करो ना, तो उसके बाद आप देखोगे कि आसपास की जो सारी जगह है ना, अब वहां पर आपको डस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स ऐड हो चुके होंगे। तो दिस एड्स टू द पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, मतलब कुछ पार्टिकल्स का ऐड हो जाना, राइट। सो टू टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ, गैसियस पॉल्यूशन एंड द पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, राइट। चलो अब नाउ कमिंग ऑन टू द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो सोर्स कहाँ से, सोर्स क्या है, कैसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें ना, तो देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज। तो फर्स्ट इज द नेचुरल सोर्सेज, मतलब कुछ ऐसे सोर्सेज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस वो पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात की थी, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे थे जो पॉल्यूशन नहीं करते थे, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो यहाँ पर है नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन में आते हैं सबसे पहले वॉल्केनोज, ठीक है। तो ये जो वॉल्केनोज होते हैं, इनसे क्या होता है, बड़ा सारा धुआं निकलता है और ये हमारी हवा में ऐड हो जाता है। तो उससे क्या होगा, हवा में ऐड हो रहा है, अनवांटेड है, तो ये हमारी हवा की क्वालिटी को डिग्रेड करेगा, और जब हमारी हवा की क्वालिटी डिग्रेड होगी तो उससे होगा एयर पॉल्यूशन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दिस, दैट इज द फॉरेस्ट फायर, ठीक है। सो आजकल तो फॉरेस्ट फायर्स काफी इंटेंशनल भी हो चुके हैं बाय ह्यूमंस, बट समटाइम्स दीज फॉरेस्ट फायर्स दे आर नॉट इंटेंशनल, और ये कुछ ऐसा पॉल्यूशन है जो हमारे जो फॉरेस्ट है ना, जो हमारे फॉरेस्ट है उनको वहां पर आग लग जाती है। अब जो गैसेस निकल रही हैं, ये गैसेस सारी की सारी कहाँ ऐड हो रही हैं, हमारी हवा में। जब ये हमारी हवा में ऐड हो रही हैं तो हमारे ये एयर के कॉम्पोजिशन को डिसबैलेंस कर रही हैं, और साथ ही साथ एयर की क्वालिटी को भी डिग्रेड कर रही हैं। सो दीज आर द नेचुरल सोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मैन मेड सोर्सेज। कुछ ऐसे सोर्सेज जो हमारी वजह से हैं, मतलब अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें ना, तो वोल्केनोज हैं या कुछ फॉरेस्ट फायर्स के इंसिडेंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तो हम इनमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब हम मैन मेड सोर्सेज पर आते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज जिनसे हमारी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है, तो इंडस्ट्रीज किसने सेटअप की, हमने सेटअप की। अब इसके वेस्ट को कौन नहीं मैनेज कर पा रहा है, हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ मैन मेड सोर्स। द नेक्स्ट वन इज व्हीकल्स की वजह से, ठीक है। सो यहाँ लिखती हूँ मैं व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो व्हीकल्स की वजह से ये जो लंबे लंबे ट्रैफिक्स हैं ना आज रोड पर, ये बड़ी ही कॉमन साइट हो चुकी है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, और हर एक गाड़ी ऑन रहती है, सबका एसी ऑन रहता है,
तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। सो दिस इज़ अगेन अ मैन मेड सोर्स। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं। गार्बेज जो है, गार्बेज का डिस्पोजल, दैट इज़ ऑल्सो मैन मेड पॉल्यूशन का सोर्स। देन जो ईंट की भट्ठी होती है, ठीक है, जहाँ पर ईंटें बनती हैं, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। कुछ ऐसे वहाँ पर भी धुआं हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज अगेन अ मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, right? Okay, so now coming on to the first type of pollution which is caused by man, caused by us, that is vehicular air pollution, जो vehicles की वजह से है। तो vehicles usually, अगर आप throughout the world देखो ना, मैक्सिमम व्हीकल्स दे आर रनिंग ऑन पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल और डीजल पर मैक्सिमम व्हीकल्स रन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो मेन गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड होता है हमारे एनवायरनमेंट को, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ऑल ऑफ देम आर हार्मफुल। कार्बन डाइऑक्साइड एक लेवल तक हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, सो देन इट बिकम्स अ कंसर्न, राइट? तो यहाँ पर बहुत सारे तरह से व्हीकल्स का पॉल्यूशन होता है। एक तो लंबी लंबी लाइंस, एक तो लंबे लंबे ट्रैफिक जिसमें बड़ी सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ऑटोज हैं, मोटर बाइक्स हैं, कार्स हैं। तो इनका ये फ्यूल ये चल रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर। तो इनके पेट्रोल और डीजल जलने की वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस ऐड हो रही हैं, ठीक है। दूसरा जो वेयरिंग होता है ऑफ रबर टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स रिलीजिंग रबर प्लास्टिक्स, ठीक है, रबर पार्टिकल्स। जब कोई भी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलती है तो उसके स्पीड पर चलने की वजह से भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारी हवा में ऐड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। सो एक तो गैसियस पॉल्यूशन भी है, साथ में डस्ट पार्टिकल्स भी ऐड हो रहे हैं। सो दिस ऑल लीड्स टू व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो यहाँ पर व्हीकल्स की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, राइट? द नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल। अब क्वेश्चन आता है, हमें ये तो पता चल गया कि पॉल्यूशन हो कैसे रहा है, व्हीकल्स का पॉल्यूशन हुआ कैसे। अब क्वेश्चन ये है कि आप कैसे इसको कंट्रोल करोगे। तो आपके पास तो बड़े सारे मेजर्स होंगे टू कंट्रोल दिस। तो क्या करोगे आप? तो आप सब कैसे जाते हो, स्कूल कैसे जाते हो? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बस में, कोई बोलेगा कि अपने स्कूटर पे, या मम्मी स्कूटर पे छोड़ने जाती है, पापा स्कूटर पे छोड़ने जाते हैं। तो या फिर बड़े सारे बच्चे बोलेंगे साइकिल पे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि पास में स्कूल है तो पैदल ही चले जाते हैं। तो what is the best way? So best way is या तो आप साइकिल पे चले जाओ या फिर आप पैदल चले जाओ अगर पास में है, ठीक है, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो रादर देन गोइंग ऑन एक बाइक पे या एक बच्चा एक कार में, राइट? सो दिस विल रिड्यूस द ट्रैफिक, दिस विल रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, करेक्ट? नाउ यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत है अपने व्हीकल्स में, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, उनमें एफिशिएंट इंजन्स लगाने की। अगर इंजन्स एफिशिएंट होंगे तो इट विल रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो ये एक तरह से एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, राइट? द सेकेंड वन इज गुड क्वालिटी ऑटोमोबाइल फ्यूल। तो जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, हम क्या यूज कर रहे हैं? हम पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम फ्यूल यूज करें ना, वो अच्छी क्वालिटी का हो, जैसे कि जो पेट्रोल हो वो लेड फ्री हो, जिसे हम अनलेडेड पेट्रोल भी बुलाते हैं, राइट? दूसरा जो हम यूज़ करें फ्यूल वो सीएनजी हो, सीएनजी को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सो सीएनजी इज़ अ कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो बड़ी सारी कंट्रीज़ में सीएनजी व्हीकल्स आ चुके हैं। इवन हमारी कंट्री में भी, कैपिटल सिटी में भी बहुत सारे सीएनजी व्हीकल्स चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा, हमारा फोकस रहेगा सीएनजी व्हीकल्स पे। एंड इवन द वेरी मच इन ट्रेंड इज़ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं,
राइट तो आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन कैसे होता है? इंडस्ट्रीज बहुत तरह से पॉल्यूशन करती हैं। सबसे पहले है छोटी से छोटी इंडस्ट्री, मान लो आप, जैसे पॉटरी इंडस्ट्री है, और बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री मान लो क्लॉथ इंडस्ट्री है, फिर से मेटल फैक्ट्री है। तो हर कोई पॉल्यूशन कर रहा है अपने अपने तरीके से। तो यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ का एयर पॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, अब यहाँ पर काफ़ी सारा काम हो रहा है और यहाँ पर होती हैं लंबी लंबी चिमनीज। ये जो चिमनीज होती हैं इनसे निकलता है धुआं। इस धुएं में होती हैं बहुत सारी अनवांटेड अनडिजायरेबल गैसेस, राइट। तो ये जब हमारे एयर में ये धुआं ऐड होता है तो यहाँ पर बहुत सारी गैसेस, जैसे हमने पढ़ा कौन कौन से मेन गैसेस पॉल्यूटेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये हमारी हवा में ऐड हो रहे हैं और ये हमारी हवा को कैसा बना रहे हैं? टॉक्सिक बना रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज दिस इज क्लॉथ इंडस्ट्री। तो क्लॉथ इंडस्ट्री से भी पॉल्यूशन होता है। देन पॉटरी इंडस्ट्री से भी पॉल्यूशन होता है। मेटल फैक्ट्री से भी पॉल्यूशन होता है। वैसे ही ऑयल रिफाइनरी से भी होता है, ड्रग फैक्ट्री से भी होता है, फिर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री से भी होता है। तो हर एक फैक्ट्री अपनी अपनी तरह से हमारे एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही चीफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, गैसियस पॉल्यूटेंट कौन सा है ये याद रखने हैं, राइट। तो इंडस्ट्रीज के केस में जो चीफ गैसियस पॉल्यूटेंट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं और बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। तो हमने पहले कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो वहां पर ये 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, ठीक है। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज के केस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और ऐड हो चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, मतलब जैसे कि स्मोक हो गया विच इज रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज इनटू द एयर। तो ये जो स्मोक है ना, दिस कॉजेज पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ पार्टिकल्स ऐड कर रहा है हमारे एयर में, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रही है। तो वैसे ही स्टोन की ड्रिलिंग, माइनिंग, ये हर कोई हमारे एनवायरनमेंट में एक मेजर थ्रेट कॉज करता है। एंड इवन कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जैसे कि स्टोन ड्रिलिंग वाली है, ठीक है, जहाँ पर स्टोन्स की ड्रिलिंग हो रही है मेजरली, जहाँ पर ना रॉ मटेरियल पहाड़ों से निकाला जाता है ना, तो वहाँ पर बहुत सारी ड्रिलिंग होती है। जब वहाँ पर ड्रिलिंग होती है ना, तो उस ड्रिलिंग की वजह से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारी हवा में आ जाते हैं और ये डस्ट पार्टिकल्स जब वहाँ के वर्कर्स इनहेल करते हैं तो उनका जो हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। नाउ द नेक्स्ट इज स्मॉग। स्मॉग, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर आपने बड़ी ही कॉमनली देखी होगी रीसेंट टाइम में इन आवर कैपिटल सिटी, ठीक है। तो कैपिटल सिटी में जब विंटर्स वाला सीजन आता है ना, तो कुछ ऐसा होता है कि बहुत धुंध है, ठीक है। ये धुंध क्या है? दिस इज स्मॉग। ये बेसिकली एक स्मोक है विच इज रिलीज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारी स्मोक रिलीज हुई है और फिर वो मिक्स हो जाती है हवा में डस्ट पार्टिकल्स के साथ एंड विद स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फॉग। तो ये बेसिकली फॉग नहीं, ये स्मॉग होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि अलग अलग जगह से स्मोक आई और ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गई और साथ ही कुछ फॉग के ड्रॉप्स के साथ मिक्स हो गई, तो वो बना देती है स्मॉग। तो व्हाट इज स्मॉग? स्मोक प्लस डस्ट पार्टिकल्स प्लस फॉग, सो दिस मेक्स स्मॉग, राइट। अब ये जो स्मॉग है इट इज़ वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स, क्योंकि सीन ना कुछ ऐसा रहता है जैसा आप अभी देख रहे हो। तो ये जो सीन है ना, इसमें गाड़ी चलाने में मुश्किल है, ब्रीद करने में मुश्किल है, देखने में भी कुछ अच्छा सा लगता नहीं है, और दूसरा सन रेज हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो आपने दिल्ली में विंटर्स में सुना होगा कि हफ्ते हफ्ते ना सूरज देखने को ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसी स्मॉग के कारण नहीं मिलता है। अब ये हमारे ऊपर भी एक प्रॉब्लम है, मतलब ह्यूमंस की हेल्थ के ऊपर भी एक बहुत बुरा असर डाल रही हैं, साथ ही ये प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है। तो
ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें, सो दिस स्मॉग इज वेरी से डेडली। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करती है, जैसे कि एज्मा, जैसे कि एलर्जीज इन ह्यूमंस, तो बहुत सारी एलर्जीज और रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो एज्मा तो लिखा है, वी कैन ऑल्सो मेंशन रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं इसी स्मॉग की वजह से, इसी एयर पॉल्यूशन की वजह से, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। कोई डाउट हो, प्लीज आस्क योर डाउट्स इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। तो अपने न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहो और अपने आसपास की कंडीशंस को समझते रहो। नाउ द बर्निंग ऑफ गार्बेज। तो आपने देखा होगा ना कि कई जगह पर गार्बेज को इकट्ठा करते हैं, सारे कूड़े को इकट्ठा करते हैं और उसको ना जला देते हैं। अब जलाना इज नॉट अ वेरी गुड सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? तो पहले तो हम गार्बेज की बात करते हैं। तो जब हम गार्बेज की मतलब हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो तरह के वेस्ट आ जाते हैं। जल्दी से बताओ कौन कौन से? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कुछ ऐसा वेस्ट जो किचन से निकला है, जिसमें वेजिटेबल या फ्रूट पील्स हैं, या फिर ड्राई फ्रूट के शेल्स हैं, या हमने अपनी सब्जियों को या दालों को धोया है, या चावल को धोया है। तो ये जो सारा वेस्ट है, ठीक है, ये जो पानी हम चावल धोने में भी यूज करते हैं ना, अगर हम ये अपने प्लांट्स में डाल दें, ठीक है, पौधों में डाल दें, तो ये हमारे पौधों के लिए बड़ा ही अच्छा एक न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, जो हमारे प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये जो वॉशिंग है, ये जो पील्स हैं, ये सब एक तरह से हमारा कौन सा वेस्ट है? ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो ये जो वेस्ट है ना, इस वेस्ट को अगर हम एक जगह इकट्ठा करें और अब इसको कवर कर दें, तो धीरे धीरे क्या देखेंगे हम, मिट्टी से कवर करने के बाद इनसे हम आराम से मेन्योर्स बना सकते हैं, या फिर इसे कंपोस्ट मेकिंग में हम यूज कर सकते हैं, राइट। वहीं पर कुछ ऐसा गार्बेज होता है, जैसे कि बहुत सारा प्लास्टिक है, बहुत ही तरह का गार्बेज होता है घरों से। तो यहाँ पर अगर हम इस गार्बेज को जलाते हैं, तो इट रिलीजेस लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस। और जब ये हार्मफुल गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होती हैं, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को करती हैं पॉल्यूट। तो ये जो यहाँ पर अगर स्मोक देख रहे हो ना आप, तो ये जो स्मोक है, जो जलने से, जो बर्निंग से स्मोक निकलती है, इट एड्स पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूशन। तो कभी भी आपने कुछ कोई अगर आप एक पेपर भी जलाओ ना, तो जब आप एक पेपर को जलाते हो ना, तो एक धुआं तो निकल रहा है, और उस धुएं में ना आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं। जैसे जो विंटर्स जो थोड़े पहाड़ों वाले एरियाज में रहते हैं, जहाँ पर चूल्हा जलाया जाता है, तो जब धुआं निकलता है ना, तो धुएं के साथ साथ जो चीज़ जल रही होती है, उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये उन बच्चों ने देखा होगा जो पहाड़ों में रहते हैं और जिनके घरों में चूल्हा जलता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकुलेट पॉल्यूशन है ना, ये भी पार्टिकुलेट मैटर है या सब्सटेंसेस हैं, ये भी हमारे पॉल्यूशन को में ऐड हो रहे हैं। तो ये भी हमारी हवा को पॉल्यूट कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज बर्निंग ऑफ गार्बेज। तो मतलब गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए। पहले तो कि वेस्ट को रिड्यूस करो, और जो थोड़ा बहुत है उसको डिस्पोज ऑफ करने के और भी तरीके ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उनको जलाने से हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी और गैसेस ऐड होती हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट कम्स इज द ब्रिक किल्न। तो ये जो ईंटों की भट्टी होती है ना, जहां पर ईंटें बनती हैं, तो आपने देखा होगा कि ईंटें ही ईंटें होती हैं, बीच में एक ऐसी चिमनी होती है, और उस चिमनी से निकलती है बहुत सारा धुआं, ठीक है। सो व्हाट इज अ ब्रिक kiln? So basically it is a fire heated enclosure for making कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स। तो ये जो हमारे घर बन रहे हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये सब किससे बनती हैं? ये बनती हैं ईंटों से। और ये ईंटें कहाँ से आती हैं? ईंटों की भट्टी से आती हैं, राइट। तो इनको बनाने का जो तरीका है ना, वो कुछ ऐसा रहता है कि बहुत सारे वर्कर्स हैं। तो यहाँ पर पहले तो इस मिट्टी को जो ये रॉ मॉइस्ट क्ले है ना, इसको अच्छे से तैयार किया जाएगा, और फिर इसको ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स में बना दिया जाएगा। अब ये जो ब्लॉक्स हैं ना, इनको ऐसा एक हीप बनाया जाएगा, और उसमें इन सभी ईंटों को लगा दिया जाएगा। तो अभी तक ये क्या है? ये रॉ
रॉ मॉइस्ट क्ले है, ठीक है। अब ये जो रॉ मॉइस्ट क्ले है ना, अब इसको ऐसे हमने एक हीप बना दिया, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, एक हीप बना दिया। हीप बनाने के बाद ना नीचे आग जला दी। अब ये जो आग जली हुई है ना, ये काफ़ी दिनों के लिए ये पूरा का पूरा सेटअप ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर ईंटों को गर्म होने दिया जाता है, पकने, एक तरह से बोलते हैं कि इनको पका रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, वैसे वैसे ये ईंटें पकती जाती हैं, ये ईंटें तैयार होती जाती हैं। ये जो क्ले है ना, अब ये हार्ड होती जाती है और जब आप इन ईंटों को फाइनली जब पूरा जब टाइम कंप्लीट हो जाता है और अब आप इन ईंटों को देखते हैं तो ये ब्राउन जैसे जो क्ले है ना, वैसी नहीं, ऐसी नहीं रहती हैं। दे टर्न आउट टू बी रेड इन कलर। इतना वो गरम और हीट देने के बाद इनका अब कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब जब ये सारा प्रोसेस होता है, तो ये सारा प्रोसेस हो तो रहा है, ईंटें हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स ऐड होते हैं, जिसमें है ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ऐश। ऐश क्या होता है? जब भी आप एक पेपर भी जलाओ ना, तो उसके बाद कुछ राख जिसे हम बुलाते हैं वो रह जाती है, राइट, कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज ऐश। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐश पॉल्यूटेंट की तरह रह जाती है। दूसरा, बहुत सारे ब्रोकन ब्रिक्स रह जाती हैं और बहुत सारी हीट और स्मोक हमें देखने को मिलती है। तो ये है अलग अलग तरह का एयर पॉल्यूशन में कैसे अलग अलग तरह से ब्रिक किल्स जो हैं वो ऐड कर रही हैं हमारे पॉल्यूशन में, ठीक है। तो मतलब एयर पॉल्यूशन में जो ब्रिक किल्स हैं वो कैसे ऐड कर रही हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारा राख आ जाएगी, फिर बहुत सारी टूटी फूटी छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस होंगे ब्रिक्स के, जो कि एज सच यूज़ नहीं होंगे। तो अब वो क्या है, उनको वो फेंक देंगे और वो फिर से हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में वो क्या करेंगी, वो पॉल्यूशन ही कॉज करेंगी, राइट। देन बहुत सारी हीट और बहुत सारी स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होगी, करेक्ट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज वाटर पॉल्यूशन, मतलब पानी का पॉल्यूशन। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ हमारे पानी में ऐड हो रही है जो हमारे पानी की क्वालिटी को डिग्रेड कर रही है। सो एनी चेंज इन द वाटर क्वालिटी विच मेक्स इट अनसुटेबल फॉर यूज बाय ह्यूमंस एंड बाय अदर लिविंग organisms, so that is water pollution, करेक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज हैं। पानी पॉल्यूट कैसे होता है? पानी को पॉल्यूट होने के लिए बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा अपना घर। हमारे अपने घर में काफ़ी सारे डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं और जब हम इनको पानी में डाल देते हैं तो ये हमारे पानी को पॉल्यूट करते हैं। देन सुवेज जो हमारे घरों से जनरेट होता है, वेस्ट। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल्स एंड द थर्मल पॉल्यूशन। तो ये बहुत तरह की पॉल्यूशन हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में वाटर पॉल्यूशन में को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो एक साइट है ना, दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, जहाँ पर पानी में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक्स भरे पड़े हैं, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट द वेरियस सोर्सेज। सो सबसे पहला है हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स। तो हमने देखा है कि हम अपने घरों में कपड़े धो रहे हैं, हम अपने घरों में क्रॉकरी को साफ़ कर रहे हैं, यूटेंसिल्स को साफ़ कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ को साफ़ करने के लिए हम यहाँ पर कुछ डिटर्जेंट्स या कुछ सोप्स का यूज़ करते हैं, राइट। अब ये जो सोप हैं, जब हम इन्हें पानी में या किसी वाटर बॉडी में ऐसे ही ड्रेन कर देते हैं तो ये कॉज करते हैं पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, राइट। अब ये जो डर्टी वाटर है, जब ये ड्रेन्स से होता हुआ हमारे वाटर बॉडीज़ में चला जाता है तो ये वहाँ पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी बहुत ज़्यादा हार्म करता है। द नेक्स्ट वन इज़ द सीवेज। तो सीवेज क्या है? ये एक लिक्विड वेस्ट है जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होता है, जैसे किचन का वेस्ट है, टॉयलेट का वेस्ट है। तो ये जितना भी वेस्ट है हमारे किचन और टॉयलेट से निकलने वाला, सो दिस इज द सीवेज, राइट। अब ये जो सारा वेस्ट है ये भी ऐड करता है टू एयर पॉल्यूशन। द नेक्स्ट वन इज़ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखो ना, तो कुछ ऐसे
ट्रीटमेंट प्लांट्स, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो घरों से वेस्ट आता है, इस वेस्ट को प्रॉपरली क्लीन करके, इससे वेस्ट को एक्चुअली रिमूव करके, इससे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको रिमूव करके, हार्मफुल माइक्रोब्स को रिमूव करके अब इस पानी को एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। सो दीज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल। लेकिन वहीं पर अगर हम विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में बहुत रेयरली आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स देखने को मिलेंगे, नहीं होते हैं। वहाँ पर लोग जो हैं अपने घरों का वेस्ट डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल रहे हैं या अपने आसपास लैंड पर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ सीवेज की बात करते हैं। तो जितना भी घर का, किचन का या टॉयलेट का वेस्ट है, सो दैट गोज इनटू द वाटर, करेक्ट। सो दिस लीड्स टू द वाटर पॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब कुछ ऐसा वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से होता है। अब इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वहां पर बहुत ही सारा लिक्विड वेस्ट वाटर जनरेट होता है। क्यों? और इस लिक्विड वेस्ट वाटर को हम बोलते हैं इफ्लुएंट। क्या बुलाते हैं? इफ्लुएंट। सो रिमेंबर दिस वर्ड। ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, डिफाइन इफ्लुएंट और व्हाट इज इफ्लुएंट, राइट। तो ये इफ्लुएंट क्या होता है? ये एक लिक्विड वेस्ट वाटर होता है जिसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो फैक्ट्रीज से निकलता है, राइट। सो इसे हम इफ्लुएंट बोलते हैं। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ना, ये कैसे होता है? अब आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज में ना पानी भी यूज होता है। तो ये पानी इंडस्ट्रीज अगर बिना ट्रीट किए अगर अपने नियर बाय वाटर बॉडीज में डाल दें तो उससे पॉल्यूशन होगा। वैसे ही अगर फिशेस की, हम फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ना, ये मेनली होती हैं हमारे सी के अराउंड, ठीक है। तो सी कोस्ट के अराउंड ये इंडस्ट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर फिशेस की प्रोसेसिंग होती है और अब यहाँ पर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो डायरेक्टली सी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी का कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब होता है। और पानी का कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये बहुत ही बड़ा थ्रेट बन जाता है। सो दिस इज हाउ इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द वेस्ट, ठीक है। कौन सा पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन, राइट। सो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू वाटर पॉल्यूशन। So now coming on to the sources of water pollution, अब हम डिस्कस करने वाले हैं। So now ऑयल स्पिल्स, मतलब ऑयल की स्पिलिंग होना। अब ऑयल कैसे स्पिल हो सकता है? तो सोचो एक टैंकर है जो जा रहा है और अचानक से वो टैंकर पलट जाए, तो अब क्या होगा कि उसमें जितना भी ऑयल होगा ना वो बिखर जाएगा इधर उधर, और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ऑयल है ये हमारी वाटर बॉडीज में एंटर कर सकता है और वाटर बॉडीज में एंटर करने की वजह से ये हमारे वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करेगा, राइट। सो द एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोलियम इन ओशंस एंड एस्चुरीज इज द ऑयल स्पिल, ठीक है। दीज आर द केसेस जहां पर ऑयल स्पिलिंग हो सकती है। बाकी ओवरटर्न्ड ऑयल टैंकर्स, देन ऑफशोर ऑयल माइनिंग एंड ऑयल रिफाइनरीज। ऑफशोर ऑयल माइनिंग मतलब कि सी बेड के नीचे से ऑयल को निकालने का प्रोसेस। ऑयल रिफाइनरीज मतलब बहुत सारी ऐसी रिफाइनरीज होती हैं, जैसे अगर आप कभी जामनगर की तरफ गए हो, कोची की तरफ गए हो, यहाँ बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज हैं जहां पर पेट्रोलियम से कुछ और प्रोडक्ट जैसे डीजल, केरोसिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है उनको इन फॉर्म में, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का हादसा यहाँ पर होता है, किसी भी तरह से ऑयल की लीकेज होती है और वो पानी में एंटर हो जाता है ऑयल, सो दिस विल लीड टू द वाटर पॉल्यूशन। सो दिस इज द वाटर पॉल्यूशन दैट इज कॉज्ड बाय ऑयल स्पिलिंग। The next one is the thermal pollution. Thermal pollution मतलब, थर्मल का मतलब होता है हीट। अब यहाँ पर देखो, अब हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे ना कि इंडस्ट्री से एयर पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि वो चिमनीज जो हैं वो सारी की सारी गैस, स्मोक वो ऐड कर रही हैं इनटू आवर एटमॉस्फेयर, राइट। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि जो एयर है हमारी, जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी, इंडस्ट्रीज जब पानी को, जब वेस्ट वाटर
बिना ट्रीट किए वाटर बॉडीज में डाल देती हैं तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखो ना तो वाटर पॉल्यूशन होने का एक और रीज़न है, वो है हीटेड वाटर। अब बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं और द बेस्ट कूलिंग एजेंट थ्रू आउट आवर यूनिवर्स इज वाटर। तो प्लांट्स याद है आपको, जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जब हम ट्रांसपिरेशन पढ़ते थे तो हमने बोला था कि ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ना, ये एक कूलिंग इफेक्ट देता है। जब ये पानी प्लांट से होके जाता है थ्रू द प्लांट बॉडी तो एक कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट को। तो वैसा ही यहाँ पर इंडस्ट्रीज में भी है। जब पानी पाइपलाइंस के थ्रू ऊपर जाता है तो इन पाइपलाइंस के ऊपर जाने से क्या होता है कि ये जो पूरी की पूरी मशीनरी है ना, ये कूल डाउन हो जाती है, राइट। तो मतलब जो हमने पानी लिया है उससे जो हम पानी डिस्चार्ज करते हैं वो 8 to 10 डिग्री वार्म होता है। तो इसका मतलब कि जितनी भी मशीनरी की हीट थी वो इस पानी ने ले ली। अब इस पानी को डायरेक्टली रिलीज कर दिया गया वाटर बॉडीज में। तो अब क्या होगा, अब होगा ऐसा कि जो पानी है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पानी के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स को, यहाँ पर रहने वाले प्लांट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये सूटेबल नहीं है उनके लिए। तो ये पानी का जो टेम्परेचर है ये उनके लिए अनफिट हो जाएगा और वो मर जाएंगे, ठीक है। सो वाटर यूज्ड बाय, नॉट यूजिंग बाय बट यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग मशीनरी इज रिलीज्ड इनटू वाटर एंड इट इज हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर द एनिमल्स, ठीक है। तो ये एक दूसरी तरह का वाटर पॉल्यूशन है जो हमारे इंडस्ट्रीज लाती हैं पानी में, ठीक है। नाउ लेट अस टेक अप अ क्वेश्चन जहां पर आप आंसर करोगे। सो व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ ऑयल स्पिल? सबसे पहला आ गया क्या? ओवरटर्न्ड टैंकर्स, ठीक है, ऑयल टैंकर्स बेसिकली। दूसरा आ गया ऑफशोर ऑयल माइनिंग, और तीसरा आ गया ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन है हाउ डू दे अफेक्ट सी शोर? तो यहां पर जो पानी का कॉम्पोजिशन है, पानी का जो कॉम्पोजिशन है वो ये कर देते हैं ऑल्टर, और इसको ऑल्टर करने की वजह से इट बिकम्स डेडली फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर सी एनिमल्स के ऊपर भी ना एक तरह से एक ऑयल की लेयर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। जब यही सी एनिमल्स को या मतलब सी प्लांट्स को कोई खाता है ना, तो उसकी बॉडी के अंदर इस ऑयल की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, उसके स्टमक में, उसके लिवर में, उसकी किडनीज में, जो कि अगेन हार्मफुल है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हार्म है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल है, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन मतलब सॉइल का पॉल्यूशन। तो अगर हम सॉइल पॉल्यूशन की बात करें ना, सो इट इज जनरली लोकलाइज्ड, मतलब कि जहां पर आप कूड़ा फेंकोगे ना ये वहीं पर रहेगा। लेकिन हमने लास्ट जो 2 पॉल्यूशंस डिस्कस किए, जो कि एयर पॉल्यूशन था और वाटर पॉल्यूशन था, तो ये जो पॉल्यूशन था ना ये काफ़ी सारी जगह में फैल जाता है। जैसे हवा में कोई चीज़ गई तो अब वो हवा में बहुत लार्ज डिस्टेंसेस तक फैल जाता है। पानी जहाँ पर गंदा पानी गया ये वहीं पर पॉल्यूट करता जाता है। लेकिन सॉइल पॉल्यूशन लोकलाइज्ड है, ठीक है, मतलब एक ही जगह पर रहता है, जहाँ पॉल्यूट करते हैं वहीं पर रहता है। तो यहाँ पर सोर्सेज क्या हैं? सो इंडस्ट्रियल वेस्ट है सोर्स, देन अर्बन कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट है,
केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायोमेडिकल वेस्ट एंड द पेस्टिसाइड्स। तो हर एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब वो वेस्ट जो इंडस्ट्री से आता है। तो ये जो वेस्ट है ना, ये यूजुअली सॉलिड वेस्ट होता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर केमिकल रेजिड्यूज होते हैं, फ्लाई ऐश होता है, मेटालिक ऐश, मतलब हर तरह की राख होती है, मतलब कुछ ऐसी हल्की सी डस्ट पार्टिकल्स वाली जो हवा में भी उड़ जाती है, कुछ ऐसी होती है जो मेटल्स सी होती है जो हमारी अर्थ पे, हमारे सॉइल पे रहती है। तो ये जो पूरा इंडस्ट्रीज से किया गया पॉल्यूशन है, जब ये सॉइल पे आता है तो हम इसे सॉइल पॉल्यूशन बुलाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अर्बन, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट। तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रूरल जो हमें विलेजेस, जो इंडिकेट करता है हमारे विलेजेस को, और अर्बन जहाँ पर, जिसे हम यूज करते हैं सिटीज के लिए। तो हमारे सिटीज में जो कमर्शियल एरियाज हैं, तो सिटीज हैं, आप एक बड़ी सी सिटी इमेजिन कर लो, ठीक है, आप मुंबई इमेजिन कर लो, तो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं, शॉप्स हैं, टेलर की शॉप्स हैं, हर तरह की शॉप्स आपको मिलेंगी, ठीक है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत तरह के एंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट पार्क्स हैं। तो यहाँ पर ना जो वेस्ट जनरेट होता है और जो डोमेस्टिक वेस्ट जनरेट होता है वो काफ़ी सारा होता है, और इस सारे वेस्ट को हम सॉलिड वेस्ट बुलाते हैं। अब जब हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो, यहाँ प्लास्टिक बैग भी मिलेगा, यहाँ पर ग्लास बॉटल भी मिलेगी, इलेक्ट्रिक बल्ब भी मिलेंगे, किचन वेस्ट भी मिलेगा या किचन वाटर भी होगा, और पेपर पैकेजिंग भी होगी। तो हर तरह का वेस्ट होगा। खाने को पैक करके लाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, वो जो पैकिंग आई होती है वो भी तो प्लास्टिक ही होती है। तो यहाँ पर इसमें से कुछ वेस्ट, जैसे कि किचन का वेस्ट हो गया, तो किचन के वेस्ट को तो हम मैन्योर्स बनाने में बना लेते हैं, ठीक है, तो इसको हमने मैन्योर्स बना लिया और अपने प्लांट्स के लिए यूज कर लिया, ठीक है। तो ये हमने प्लांट्स में डाल दिया मैन्योर बनाने के बाद, और हमारे प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। लेकिन अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर सकते, जिनका कंपोस्ट या मैन्योर्स नहीं बन सकते, ठीक है। सो दे आर फिल्ड इन सर्टेन प्लेसेस, जिन्हें बुलाया जाता है सैनिटरी लैंडफिल्स। तो ये एक वो प्लेस या एक वो एरिया होता है जहां पर वेस्ट को डंप कर दिया जाता है ग्राउंड में। तो एक खाली जगह है, वहां पर अंडरग्राउंड एक डिप्रेशन बनाया जाता है और उस डिप्रेशन में इसको डाल दिया जाता है और इसको हर रोज कवर कर दिया जाता है विद डर्ट। इफ यू हैव विजिटेड द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, तो जो कैपिटल सिटी के ना बॉर्डर्स हैं, मतलब एक गाजियाबाद की तरफ को बॉर्डर है, एक आई थिंक गुड़गांव की तरफ को बॉर्डर है, मतलब, और एक है हरियाणा की तरफ को बॉर्डर। तो अगर आप ना बॉर्डर्स देखोगे, ठीक है, तो ये जो बॉर्डर्स है ना, यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं, और जो पहली बार जाता है उसको लगता है कि ये पहाड़ हैं, बट दे आर एक्चुअली द हीप्स ऑफ वेस्ट। यहाँ पर दिल्ली का जितना भी कचरा है इसको डंप कर दिया जाता है। सो दे आर द माउंटेन, और नॉट द माउंटेन्स बट द हिल्स ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है कि अब वो पहाड़ बनते जा रहे हैं। सो दीज आर द प्लेसेस, सैनिटरी लैंडफिल्स आर द प्लेसेस जहाँ पर हम अपने वेस्ट को डंप करते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स कहाँ पर यूज होते हैं? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में मतलब हम फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। एक वर्ड होता है मेन्योर, जो किससे बन रहा है? जो हमारे किचन के वेस्ट से बन रहा है। एक होता है फर्टिलाइजर, जो किससे बनता है? केमिकल से बनता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, जब हम इनको अपनी लैंड पे यूज करते हैं, अपनी अर्थ पे यूज करते हैं, वहां पर ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये प्लांट्स की ग्रोथ कराते हैं, हमारे क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज कराते हैं। लेकिन इनका यूज़ जो है ये उतना ही हार्मफुल भी होता है। कैसे होता है? जब ये केमिकल्स धीरे धीरे पानी में चले जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, तो ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं। जब कुछ हवा में उड़ जाते हैं, हवा के साथ तो ये एयर पॉल्यूशन भी करते हैं। और किसी भी तरह से ये लेक्स और पॉन्ड्स में पहुंच जाएं तो ये
पानी को भी पॉल्यूट कर देते हैं, और साथ में जब ये हमारे अर्थ पर रहते हैं तो ये हमारी सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं। इससे फास्टर ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की पानी के अंदर। जब ये पानी में होता है ना, तो यहाँ पर पानी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, बहुत सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, और इससे जो फिशेस हैं और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई। और पानी में कितनी ऑक्सीजन होती है? लिमिटेड होती है। तो अगर ये बैक्टीरिया ही सारी ऑक्सीजन ले गया तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे। ठीक है। और वैसे ही ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, जब ये सॉइल पर रहते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को डिग्रेड करते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ दे कॉज सॉइल पॉल्यूशन। अब बहुत सारा वेस्ट आता है जिसे हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, जो कि हॉस्पिटल से या डिस्पेंसरी से निकलता है। तो उसमें जो वेस्ट होता है ना, वो वेस्ट होता है जैसे कि नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, कुछ ड्रेसिंग्स हैं, डर्टी ड्रेसिंग्स हैं, कुछ ग्लव्स हैं। तो ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ हो चुकी हैं, लेकिन अब इनको डिस्पोज ऑफ करना है, और डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको इतनी जगह मिलती नहीं है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि मेडिसिन, अनयूज्ड मेडिसिन, वो मेडिसिन जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है कि अब इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ पाउडर्स होते हैं, कुछ टेबलेट्स होती हैं। तो दीज ऑल आर द वेस्ट विच आर produced by hospitals and dispensaries। तो यहाँ पर ये जो discarded biological research material होता है ना, जब हम इसको carelessly dispose of करते हैं, so it leads to soil pollution। तो इसी से होता है soil का pollution, राइट। बात समझ आ गई। द नेक्स्ट इज द पेस्टिसाइड्स। अब देखो, पेस्टिसाइड्स में जो मेन पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं दैट इज DDT। ठीक है। सो DDT, so that is डाइक्लोरो, फिर डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, राइट। तो ये हो गया DDT। ये DDT हम बहुत ही रेगुलरली एग्रीकल्चर में यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे पेस्ट्स को किल करता है। तो यहाँ पर ये पेस्ट को तो किल करता ही है, बट किसी ना किसी तरह ये पानी में भी पहुँच जाता है, हवा में भी पहुँच जाता है, और इन दोनों सोर्सेज से ये हम तक भी पहुँचता है। तो ये जो DDT है ये एग्रीकल्चर फार्म्स में, गोडाउन्स में, घरों में यूज़ होता है पेस्ट को किल करने के लिए, लेकिन ये एक पॉल्यूटेंट की तरह रह जाता है हमारे एनवायरनमेंट में, और कई बार ये हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देता है। और जब ये ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है, कैसे पहुंचेगा? जो खाना हमने उगाया था DDT का यूज़ करके पेस्ट को मारने के लिए, तो अब ये वहीं से ये हम तक पहुंचेगा और फाइनली हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो दिस इज हाउ दिस DDT इज हार्मफुल, राइट। नाउ बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन, अब हमें क्या करना है? हमें एक क्वेश्चन लेना है। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, if you have any doubts, please ask your doubts on ask questions section of learnohub.com. Now the question is, a lot of fishes are dying near the seashore. Describe any two possible causes. तो दो possible causes बताओ कि बहुत सारी fishes जो हैं वो मर रही हैं seashore पे। तो पहला इसका cause है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है, जो कि पानी में डिस्चार्ज हो जा रहा है। और दूसरा इसका कॉज है थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। इसमें इवन ऑयल स्पिल्स वी कैन ऑल्सो मेंशन दिस। अब जब इंडस्ट्रीज से सारा का सारा वेस्ट निकल के हम पानी में डाल देते हैं, सी में डाल देते हैं, तो वो पानी की कॉम्पोजिशन को खराब कर देता है। पानी की कॉम्पोजिशन के खराब होने से वहाँ पर जितनी भी फिशेस रह रही हैं वो सारी मर जाती हैं। दूसरा है थर्मल पॉल्यूशन। जब हम वाटर को एज अ कूलिंग एजेंट यूज़ करते हैं अपनी मशीनरीज को कूल डाउन करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो गर्म पानी है, इस गर्म पानी को हम डायरेक्टली कहाँ
डिस्चार्ज कर रहे हैं इनटू द वाटर बॉडीज। जब ये पानी वाटर बॉडीज में चला जाता है तो यहाँ पर हमारी जो फिशेस हैं या एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये उनके लिए पानी को एक अनसुटेबल जगह बना देता है रहने के लिए, और इससे हमारी फिशेस मर जाती हैं। द नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल। तो जब भी ऑयल किसी ना किसी तरह हमारी सी में, या जैसे जो ऑफशोर माइनिंग होती है, या किसी भी तरह से ऑयल स्पिल हो जाता है पानी में, तो ऑयल स्पिलिंग की वजह से भी हमारे जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाता है एंड दे डाई, right? So these are the certain possible causes of the dying fishes near the seashore. So this was all from the today's session. I hope you enjoyed the session. So we completed air, water and soil pollution. So I will see you in next session where we will discuss the remaining topics of this chapter. So till then you all take care, and as you all know, learno ha matlab free hai par best hai.